नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन लाया हूं जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। आज चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी और धुरंधर फिल्म में जो आर माधवन जिन्होंने भूमिका निभाई है वो असल में और कोई नहीं, एनएसए अजित डोभाल की ही भूमिका है। और आपने देखा होगा कथानक में उनका हाव भाव, चेहरा वगैरह सब कुछ एक प्रकार से उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एनएसए अजित डोभाल ने आज के दिन में, आज के दौर में कितना बड़ा कमाल किया है, ये जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और पूरी बाजी पलट दी, पूरी बाजी। लोग देखते रह गए, लेकिन एनएसए डोभाल ने कमान अपने हाथ में लिया और उनको लग रहा था कि अगर ये मामला लंबा खिंचा तो भारत परेशानी में पड़ सकता है, कोहराम आ सकती है। तो एनएसए डोभाल ने सारी एक प्रकार से स्थिति को अपने हाथ में ले लिया, कमान संभाला और प्रधानमंत्री का विश्वास सबसे पहले जीता और एक प्रकार से उन्हें कन्विंस किया कि हम इस कठिन टास्क को पूरा कर देंगे। इसके पहले कि एनएसए डोभाल के उस कठिन टास्क की हम चर्चा करें, आपको यह जानना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे खराब हो गए और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद। और अब जो भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील के पीछे असली खिलाड़ी कौन है और कैसे पूरी बाजी पलटी। अलग अलग आपको समीक्षा मिल रही होगी, लेकिन असली समीक्षा आपको यही मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्यूबाइव नेटवर्क पहला नेटवर्क था जो लगातार अपने प्रधानमंत्री को यह संकेत दे रहा था कि 2024 में जहां हमको टैक्टिकली शिफ्ट होना चाहिए था, हम शिफ्ट नहीं हुए और पुरानी जो हमारी दोस्ती थी, उस दोस्ती में दरार पड़ गई। सितंबर 2024 की घटना है मित्रों, जब अब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक सभा में कहा कि हमारे मित्र भारत अमेरिका आ रहे हैं और वो हमसे मिलकर के जाएंगे। और अमेरिकी जनता को एक प्रकार से, बल्कि जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक बयान दिया। आपको मालूम है 2024 में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था, उसके कैंपेन हो रहे थे और 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम जो हुआ था उसमें पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। 80,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में तिल रखने की जगह नहीं थी जब मोदी और ट्रंप एक साथ आए थे। और उसी जगह मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। सारी डिप्लोमेसी को तोड़ करके नरेंद्र मोदी अपना रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप से कई कदम आगे लेके चले गए थे। डोनाल्ड ट्रंप को 2019 के रिश्ते की याद थी और उनको लग रहा था कि जिन ताकतों से हम अमेरिका में लड़ रहे हैं, उन्हीं ताकतों से मोदी भारत में लड़ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये लड़ाई लड़ रहे थे कि कैसे यहां पे घुसपैठिए आ रहे हैं, भले ही वो मैक्सिको के हों, कैसे जो एक धर्म विशेष का जो टेरर है, उस टेरर को इंटरनेशनली काउंटर किया जाए और उसकी छाप अब अमेरिका पर भी पड़ रही है। इंग्लैंड पे तो पहले से ही पड़ रहा था, पूरा यूरोप उसके जद में आ चुका है। फ्रांस में जिस तरह से सड़कों पर नारेबाजी अब देखने को मिल रही है, तो पूरा विश्व एक प्रकार से उस टेररिज्म से, जिसे आप इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, उससे परेशान था। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी नैरेटिव से वहां पर लड़ रहा था। पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी एक प्रकार से लेफ्ट लीनियन इकोसिस्टम के साथ
ट्रंप पर अटैक कर रहा था और ट्रंप को फार राइट डिक्लेयर कर रहा था। राइट विंगर डिक्लेयर, राइट विंगर तो है भी, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं तो राइट विंगर भी थे, और मोदी को भी भारत में राइट विंगर ही कहा जाता है। तो ट्रंप को लग रहा था कि मोदी हमारे स्वाभाविक दोस्त हैं, और थे भी। मोदी वाकई में ट्रंप के स्वाभाविक दोस्त थे। तो ट्रंप को यह कहने में कोई गुरेज नहीं हुआ अपनी सार्वजनिक सभाओं में कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे दोस्त मोदी अमेरिका आएंगे और हमसे मिलकर जाएंगे। और तब अकेला नेटवर्क था क्यूबाइब, जो सारे थपेड़ों के बाद अपने प्रधानमंत्री को संकेत पर संकेत देता रहा, इशारे पर इशारे करता रहा कि आपको डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलना भी चाहिए, अगर नहीं भी मिले तो बातचीत जारी रखिए। लेकिन कुछ माफियाओं ने, उस वक्त लेफ्ट इकोसिस्टम के माफियाओं ने हमारे प्रधानमंत्री को गुमराह किया। वही कोविड वाले माफिया थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया कि नहीं, कमला हैरिस आ गई हैं, बाइडेन का स्टॉक थोड़ा सा कम था और कमला हैरिस रिपीट कर रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी रिपीट कर रही है, सत्ता में आ रही है, परेशान मत होइए। सारे रिपोर्ट्स एक तरफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, अदालत में केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी इंक्वायरी है, करप्शन के चार्जेस हैं, जो वॉशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है उस पर जो अटैक हुआ है उसका चल रहा है, उसके बाद इनके महिलाओं के साथ जो संबंध है उसको लेकर के है। तो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अब खत्म हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब रहे नहीं हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कोई मतलब नहीं है। कमला हैरिस आ गई हैं, बाइडेन बूढ़े हो गए हैं, तो हमें कमला हैरिस से रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए और डेमोक्रेटिक पार्टी से रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसी इकोसिस्टम के मोल हमारे प्रधानमंत्री के सिस्टम में मौजूद थे और अपने चिर परिचित मित्र, स्वाभाविक दोस्त, जो सार्वजनिक सभाओं में कह चुके थे कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र, मोदी आएंगे और मुझसे मिलके जाएंगे। मोदी गए अमेरिका, ट्रंप से नहीं मिले। पहली दोस्ती में दरार तो वहीं से आई। याद कीजिए मित्रों, जब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर दिसंबर में इलेक्ट हो गए, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली और पहला जो सिग्नेचर था मित्रों, पहला सिग्नेचर वो WHO से खुद को बाहर करने का था। WHO के खिलाफ और जो पिछली महामारी थी उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और पूरा एलन मस्क से लेकर के रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, तमाम लोग उस महामारी में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो भूमिका थी और डेमोक्रेटिक लेफ्ट इकोसिस्टम की जो भूमिका थी उसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने गुमराह कर दिया और उसी लेफ्ट इकोसिस्टम के साथ हमारे प्रधानमंत्री थोड़े से दिखे। ये दूसरी दोस्ती में दरार पड़ी और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर, और आपने याद कीजिए जब हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने गए थे तो ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुर्सियां लगा रहे थे, कुर्सी खींच रहे थे, उनको बिठा रहे थे, और जब वो बिठा रहे थे उसी वक्त हमें यह एहसास था कि ये इतना बड़ा प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दिखा रहे हैं कि अच्छा, तुमने तो हमारे साथ दोस्ती का निर्वाह नहीं किया, अब हम तुम्हें बताते हैं। कुछ ये अंदाज था डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी इस बात को समझ रहे थे। मोदी को यह पता चल चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप, और उसी वक्त उसी कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे सामान पर अधिक टैरिफ लगाते हैं, हम उनके सामान पर कम टैरिफ लगाते हैं और इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इस फॉर्मूले को बदल देंगे। अब कल्पना कीजिए, भारत के सामानों पर 3.3% टैक्स लगता था और भारत कितना लगाता था? 17% से ज्यादा, लगभग 6 गुना ज्यादा भारत टैक्स इंपोज करता था अमेरिकी सामानों पे। लेकिन भारत का जो सामान जाता था उस पर कितना टैक्स था? 3.3%, महज 3.3%। अब आप कल्पना कीजिए, जो दोस्ती दुश्मनी में बदली
वो दुश्मनी का स्तर कहां तक पहुंच गया कि ट्रंप ने कहा, भारत के साथ साथ सभी देशों को उन्होंने लपेट लिया, क्योंकि उनको लगा कि भारत एक बड़ा हमारा डिपेंडेबल अलाय था, उससे हमारी दोस्ती थी, और वो वक्त पर हमारा साथ नहीं दिया। और वो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके थे कि मोदी आएंगे और हमसे मिलके जाएंगे, हमारे दोस्त आएंगे, हमसे मिलके जाएंगे। लेकिन मोदी को शायद इस बात का एहसास हुआ, या लोगों ने कह दिया कि साहब एक तो ये आ नहीं रहे हैं, दूसरी बात कि पिछली बार अपन ने कह दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, उससे हमको बचना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए ये ट्रंप से मुलाकात इन्होंने किया ही नहीं, और उनको एक प्रकार से सार्वजनिक रूप से बेइज्जती का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, और ये बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सके। अब इसमें गलती किसकी है, ये बाद में बात करते हैं। अभी ये हो गया कि दोनों के बीच में एक अविश्वास का वातावरण तैयार हो गया, और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बढ़ा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगाम अटैक हुआ, उसी दौर में जेडी वेंस भारत आए थे, भारत को जांचने आए थे। और जेडी वेंस जब यहां से लौटे तो उन्होंने एक प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर दिया कि जो मर्जी है करिए, इनके ऊपर लगा दीजिए टैरिफ। और अटैक, जब पहलवान अटैक हुआ तो भारत के पास कोई चारा नहीं था, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और डोनाल्ड ट्रंप जो मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रतिबंधित करने वाला, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी हो रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथी कौन थे, इमरान खान पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप के साथी मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ नहीं थे। लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो उसके बाद इनको लगा कि अब क्या कर सकते हैं, तो दुश्मन को ही दोस्त बना लिया। पूरी तरह से मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े रहने वाले व्यक्ति, जो पूरी तरह से फिलॉसफी में यकीन करता है कि इस्लामिक टेररिज्म का अड्डा है पाकिस्तान, हर प्रकार के टेररिज्म का अड्डा है पाकिस्तान, और उसको पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थन देती है। उसके साथ जो जिसकी खिलाफत करने वाला, पूरी दुनिया में घूम घूम करके इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ बयान देने वाला डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ कैसे खड़ा हुआ? इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उसको लग गया कि हमें भारत से हिसाब चुकता करना है। और वो भारत से इस दूरी तक चले गए कि उन्होंने कह दिया कि ये तो हमने करवाया। अब हम अगर ये कहते, हम चुप्पी साध लेते, लेकिन हमारे यहां शुरू हो गया वही इकोसिस्टम, और कहा कि उनको लगा कि भाई इसमें भी बेइज्जती करवा दी हमारी, क्योंकि इन्होंने मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ को डराया कि ये जो तुम एस्केलेट कर रहे हो ये अच्छा नहीं होगा, और वो डर के बाद फोन कर दिया। लेकिन अब वहां पर जो डिप्लोमेसी थी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, भारत को स्वीकार नहीं ही करना था। वो ठीक बात है, भारत को बयान देना पड़ा कि हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हुई। ये बात सही है कि अमेरिका के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका, बिल्कुल सही है, नहीं रोका। लेकिन अमेरिका ने धमकाया मौलाना मुनीर को और शहबाज शरीफ को कि तुम एस्केलेट करते जा रहे हो और भारत अटैक करेगा, और फिर तुम बचोगे नहीं, और ये न्यूक्लियर वॉर के तरफ चला जाएगा। वो उनकी घिघी बंध गई, वो डर में आ गए, क्योंकि उनके खिलाफ तो पहले से ही ट्रंप थे। लेकिन फिर जब उसको डरा दिया तो उसको फिर बुलाया, थोड़ा नाश्ता पानी भी कराया, चाय पानी भी कराया, फिर ये दादागिरी की इनकी बात हो गई। ऑपरेशन सिंदूर जब पॉज हुआ तो रुका नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट स्टॉप्ड, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो पॉज किया गया। लेकिन वहां भी भारत ने ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं दिया, फिर अपमान हुआ। तब फिर ट्रंप ने तय कर लिया कि अब हम पर्सनल हो जाएंगे, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी शुरू कर दी। अभी बीच में अभी भारत के पॉलिटिकल गैलरी में एक चर्चा है, कहानी शुरू कर दिया यहां पे। मैंने उस वक्त भी कहा था, जब भारत के प्रधानमंत्री, याद कीजिए 2026 जनवरी में, 22 जनवरी को जब गए अयोध्या, तब यहां इकोसिस्टम ने क्या शुरू कर दिया, कहानी शुरू कर दिया, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। और मैंने कहा था आपको कि मोदी को घेरने का यह आखिरी असॉल्ट है, कोई लेना देना नहीं एप्स्टीन फाइल से मोदी का। यह बात सही है कि अमेरिका में जो जेफरी एप्स्टीन, इस पर मैं अभी कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन अभी वो विषय नहीं है।
जेफरी एप्स्टिन एक दलाल है और उस वो कई सारे जो वहां पे लॉबिंग होती है, वहां तो कॉकस है, वहां तो 10% के नाम से मशहूर है। वहां कमीशन आपके लिए लॉबिंग करना, आपके लिए दलाली करना वहां लीगलाइज्ड है। तो अमेरिका का समाज डिफरेंट तरीके से सोचता है, वहां की डेमोक्रेसी दूसरे तरीके से सोचती है। तो वहां जो दलाली का एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से लीगलाइज्ड है, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ के बिजनेसमैन जाते हों और जेफरी एप्स्टाइन से बात करते हों, क्योंकि वो बहुत बड़ा दलाल है। और इस दलाल के बारे में अभी मैं खबर बताऊंगा कुछ देर के बाद, बहुत बड़ा एक्सपोजर लेकर के आ रहा हूं। लेकिन कोई रिश्ता नहीं था। यहां कहा जा रहा है क्या कि जेफरी एप्स्टाइन फाइल में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को घुटने पर ला दिया ट्रंप ने और कहा कि अगर तुम मेरे साथ समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। टोटल बकवास, फ्रॉड, झूठ, कंप्लीट झूठ। कोई कहानी नहीं थी इस बीच में, कोई कोई सच्चाई नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी, और भारत सरकार ने इसका खंडन किया। इजरायल गए थे हमारे प्रधानमंत्री, जुलाई में 2017 में हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे जो इतने दिनों के बाद इजरायल गए थे। लेकिन सिर्फ इजरायल जाना ही एक सच्चाई है, बिल्कुल सही कह रही है भारत सरकार, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन उसको हमारा विपक्ष किस तरह से कैंपेन कर रहा है कि एक्सप्लॉइट कर लिया। अब असली खेल जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैंने उसका आपको नेपथ्य बताया। असली कहानी क्या है? जब भारत और अमेरिका के बीच में के रिश्ते में थोड़ी दूरियां आ गई, और खास तौर से ट्रंप और मोदी के बीच में ये व्यक्तिगत एक प्रकार से रिश्ता हो गया था, उसके बीच में जब दूरियां आ गई, होता है ना कि जिस दोस्त के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और वो उससे आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, तो मन में तो रहता है कि मेरा दोस्त गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसमें दूरियां बन जाती हैं। दूरियां बन गई। मोदी ने भी कहा कि चलो भाई, इस तरीके से तो हम डर डर करके तो नहीं चलेंगे। मोदी के सामने एक कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लगातार ट्रंप एक के बाद एक अनर्गल बयान दे रहे थे। मोदी के सामने कोई विकल्प बचा नहीं। फिर मोदी ने दूसरा रास्ता लिया, फिर संघाई का रास्ता चुना मोदी ने, फिर रसिया का चुना, चीन का चुना, ग्लोबल साउथ का चुना, और आखिर में यूरोपियन यूनियन का चुन लिया। लेकिन ये सब तो चलता रहा मित्रों। सितंबर 2025, जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं संघाई, वहां से लौटते हैं और वो तस्वीर वायरल होती है, पूरी दुनिया देखती है। पुतिन और मोदी और शी जिनपिंग, कोहराम मचता है। भारत को इस बात का एहसास होता है कि इसका रिपरकशन बहुत होगा। तो बड़ी सधे हुए अंदाज में रणनीति बनती है कि इस तस्वीर को लेकर के तो वो और खुन्नस खा जाएगा और पता नहीं क्या करेगा। लेकिन डराया भी कि अगर हमसे दोस्ती नहीं करोगे तो हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, हम नए दोस्त बना लेंगे, हम पावर सेंटर बदल देंगे, हम नए दोस्त बनाएंगे, नया रास्ता चुनेंगे और फिर नया ग्लोबल पावर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक संदेश दिया, और इसी संदेश की बुनियाद पर एनएसए डोभाल वस्तु स्थिति को अपने हाथ में लेते चल पड़ते हैं अमेरिका। अमेरिका में मिलते हैं मार्को रूबियो से सितंबर के पहले सप्ताह में। अब इसकी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन पुख्ता ही खबर समझिए। डोवल पहुंचते हैं अमेरिका, और डोवल मार्को रूबियो से मिलते हैं। मार्को रूबियो को कहते हैं डोवल कि अपन जिस रास्ते पर जा रहे हैं, इससे खाई और गहरी होगी, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अगर कोई परिस्थिति है, कोई अविश्वास का वातावरण बना है, तो उसको हम लोग बातचीत के जरिए दूर कर सकते हैं। हम आपके परंपरागत दोस्त हैं, आप मेरे परंपरागत दोस्त हैं। अगर ये दोस्ती जिस तरह से ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, हमें अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप ट्रंप साहब को हिदायत दीजिए कि वो अनर्गल बयानबाजी ना करें। हम लोग ठीक से बैठेंगे और हमारे बीच में जो गलतफहमी है उसको दूर करके हम चीजों को रास्ते पर ले आएंगे। मार्को रूबियो को लगा कि बात डोभाल साहब ठीक कह रहे हैं।
भाई हम सभी दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। भारत और अमेरिका के बीच में एक स्वाभाविक दोस्ती है डेमोक्रेसी के नाम पे। बाकी चीजों में तो नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि जियो पॉलिटिक्स का मामला है, तो डोवल ने एक प्रकार से मार्को रूबियो को ये समझाया। मार्को रूबियो ने यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया। सितंबर के बाद आशा की जा रही थी कि भारत के खिलाफ जो उनकी बयानबाजी थी वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे दो कदम पीछे। इसी बीच में उनका ग्रीनलैंड, डेनमार्क की कहानी वो ले आए। इसी बीच में वेनेजुएला वो कर गुजरे, क्योंकि उनको कहानी थी कि भाई अगर भारत के साथ डील हो जाएगी तो फिर वेनेजुएला नहीं कर पाएंगे। तो ये कहानी बना दो कि भाई रसिया से सारे लोग तेल खरीद रहे हैं और रसिया जो है हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, ये दोनों पहुंच जाएगा ग्रीनलैंड और डेनमार्क, हम ये छोड़ेंगे नहीं। और वेनेजुएला जो है सो बदमाशी कर रहा है, वेनेजुएला जो है सो बहुत उसका डिक्टेटरशिप जो है सो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरफ एक कहानी बनाए रखा। मतलब भारत भी बैकफुट पर था, यूरोपियन यूनियन भी बैकफुट पर था। रशिया और चीन सोच रहा था कि पता नहीं ये बाहुबली कर क्या रहा है, चाहता क्या है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो इनके साथ था नहीं, यूरोपियन यूनियन तो इन्हीं का पिट्टू है। तो इनको लगा कि क्या कर सकते हैं अब। इसी बीच में इस स्थिति को, सिचुएशन को बनाया ट्रंप ने और वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, मदुरो को उठा लिया। और मदुरो को जब उठाया तो बाकी लोगों को डरा दिया, मैक्सिको को डरा दिया, क्यूबा को डरा दिया। अभी डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात उन्होंने शुरू कर दी कि हम ग्रीनलैंड कब्जा करेंगे। अब ये सब कहानी शुरू कर दिया। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन को कहने लगा कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम 5% खर्चा कर रहे हो, नाटो को खर्चा हम कर रहे हैं, पूरा नाटो का हमारा बजट जा रहा है, 65% हमारा है, तुम पैसे बढ़ाओ नहीं तो हम नाटो में कुछ नहीं करेंगे। अब यूरोपियन यूनियन को लगा कि ये नाटो से भी बाहर न चले जाए। और इस बीच में उन्होंने निर्णय लिया, यूएन के लगभग 60 ऑर्गेनाइजेशन से भारत अमेरिका को बाहर कर दिया। कहा हमारे लिए यूएन का कोई मतलब नहीं है, बाहर हो गया। डब्ल्यूएचओ से पहला सिग्नेचर था बाहर होने का, आपको याद होगा। तो 60 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिससे अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। अब यूरोपियन यूनियन को लगा कि साहब हम अकेले पड़ गए। अब यूरोपियन यूनियन मजबूर हो गया नया पावर सेंटर बनाने के लिए, और उसके लिए उनके पास एक माकूल देश मिला, भारत। क्योंकि चाइना और रसिया के पास वो डायरेक्ट जा नहीं सकते थे, भारत को चुना। और भारत के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। 18 वर्षों से जो डील रुकी पड़ी थी उस पर बातचीत शुरू हो गई। और 26 जनवरी के पहले एक घटना हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दादागिरी करते हुए ट्रंप साहब पहुंच गए और धो डाला सबको। यहां तक कह डाला कि ये चश्मा लगा करके जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इसको कोई शऊर नहीं है, ये तो सलाहियत इस व्यक्ति को नहीं है, इसको कोई सलीका ही नहीं मालूम है, ये पब्लिक फोरम में सनग्लास लगा के आ गया है। तो बेइज्जत किया फ्रांस को। लेकिन फ्रांस भी पीछे नहीं हटा, फ्रांस भी बोलता रहा कि बकवास कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो भी करता रहा। जर्मनी थोड़ा साइलेंट रहा, उधर से इटली भी विरोध में खड़ा हो गया, बाकी सब लोग साइलेंट थे। लेकिन फ्रांस ने थोड़ा सा अपना दिखाया कि नहीं भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे साथ इस तरह से नहीं चलेगा। जर्मनी ने भी कहा कि हम ऐसे नहीं चलेगा, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पर आया। उधर कनाडा कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो धो दिया ट्रंप को, पूरी तरह से खरी खोटी सुना दी। और कनाडा यूरोप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आने के पहले चाइना के साथ मुलाकात कर लिया। चले गए प्रधानमंत्री मैक्री पहुंच गए चाइना, और चाइना और कनाडा फिर नजदीक आने लगे। अब अमेरिका को लगने लगा, ट्रंप को लगने लगा कि साहब हम नाराज तो थे मोदी से, लेकिन अब अपनी नाराजगी की वजह से अब हमने ये ऐसा कर लिया है, इस नाराजगी को दूर करना ही पड़ेगा। वो ठीक डोभाल बोल रहे हैं कि अगर रिश्ता को इसी तरीके से हम खींचते रहेंगे, अपनी नाराजगी को अगर इसी तरीके से खींचते रहेंगे, तो बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। और हमारा जो पड़ोसी कनाडा है वो कहीं चाइना और रसिया की गोदी में न चला जाए, और फिर चाइना, रसिया और भारत एक ना हो जाए। इधर यूरोपियन यूनियन जो है वो भी लीनियंट हो रहा है भारत की तरफ, तो हम पूरी तरह से अकेले पड़ जाएंगे। डोभाल ने ठीक कहा है। अब सितंबर में जो डोभाल ने सलाह दी मार्को रूबियो को, जो सलाह पहुंची डोनाल्ड ट्रंप के पास, उनको यह लगने लगा कि भाई वो सलाह ठीक दे रहा है, मुझे लगता है कि उनकी सलाह को मानना चाहिए। तब से वो रास्ता, और सितंबर में ही याद कीजिए, उसी सितंबर में जब डोभाल वहां से लौटते हैं तो 17 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है मोदी जी को। मोदी जी को जन्मदिन की वो बधाई देते हैं। ये है डोनाल्ड, ये है
एनएसए डोभाल का करामात कि चलिए बातचीत तो होगी। कहा कि बातचीत को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, जरा सा आप एक फोन घुमा दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्होंने संदेश भेजा। भारत ने भी जबरदस्त भूरी भूरी तारीफ की, डोनाल्ड ट्रंप की आभार प्रकट किया कि आपने जन्मदिन पर हमें शुभकामना भेजी है। अब ये जो यूरोपियन यूनियन में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से बिखर गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरी तरह से विरोध करने वाला ट्रंप, कभी उसको कहता था कि ये इलीट क्लब है, ये एक प्रकार से माफियाओं का क्लब है, उसको डायरेक्ट बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप, ये माफियाओं का क्लब है जो पूरी दुनिया में डीप स्टेट मतलब पीछे से रूल करना चाहता है, उसके खिलाफ थे। लेकिन उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आए और किसी की हिम्मत नहीं हुई, ग्रीनलैंड पर जो सवाल पूछ रहा था चुप करा दिया उन्होंने। लेकिन कनाडा का जो स्टैंड रहा वो इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई 5 करोड़ आबादी है, बड़ा भूभाग है, और ये अगर चला जाएगा चाइना और रसिया और भारत के गोदी में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं मार्च में। अब ये कहानी हुई इसी बीच में 26 जनवरी आ गया। 26 जनवरी को उर्सुला पहुंच गई हमें भारत, कोस्टा पहुंच गए भारत, और यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील भारत ने कर लिया। और उसके बाद अब ट्रंप को लगा कि भाई डोनाल्ड जो अजित डोभाल ने जो हमें सलाह दी थी हमें मानना पड़ेगा। और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मोदी और ट्रंप में बातचीत हुई, ट्रेड डील फाइनल हुआ। कहा गया कि अभी 18% करते हैं 25 से घटा करके, जो तुम करते थे 17% भारत करता था, तो बोला हम 18% कर देते हैं, और आगे हो सकता है कि जीरो भी हो जाए। क्यों? क्योंकि डोभाल ने गोटी सेट कर दिया है, शतरंज की बिसात पे गोटी फिट कर दिया। डोभाल ने कहा कि हम दोनों एक हैं, कुछ अगर गलतफहमी हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग। और भारत के प्रधानमंत्री के साथ फिर से बातचीत हुई, डील फाइनल हुआ, बल्ले बल्ले हो गया। ये है हमारे देश के एनएसए अजित डोभाल, जिन्होंने पूरी जियो पॉलिटिक्स की बाजी पलट दी और मोदी को फिर से सिकंदर बना दिया। मोदी पहुंच गए अपने हाईवे पे और फिर दौड़ लगानी शुरू हो गई। फिर तो राज्यसभा का वो भाषण आया और फिर ये सब कार्यक्रम चला। अभी मोदी के ऊपर जो सदन में एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है उस पर भी बात करेंगे। तो ये हैं माननीय अजित डोभाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो भारत को विपरीत परिस्थिति में एकदम से जो बाजी खत्म हो गई थी उसको पलटा दी। और आज पाकिस्तान पड़ोसी, इतनी बेइज्जती हुई, पाकिस्तान के नागरिकों पर प्रतिबंध है, आपको मालूम होगा, इस बारे में मैंने आपको बता रखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सबके नागरिकों को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं। तो मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ की जो औकात थी वो हमारे एनएसए ने बता दिया कि तुम्हारी क्या औकात है। तो तुम अभी जो बेच रहे थे ना मिनरल्स ले जाकर के, बेचने पहुंच गया था। ये इतना बीभत्स देश है पाकिस्तान, और यहाँ के जनरल, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एनएसए डोभाल ने जाती हुई बाजी को पलट करके अपने तरफ ले आया, और आज भारत और अमेरिका के बीच फिर से रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, आगे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।